हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास की गणित की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें आपका स्वागत है। गणित के अंदर त्रिकोणमिति के बारे में आपको बता रहे थे। त्रिकोणमिति की जो सरसमीकाएँ हैं, सरसमीकाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, ये आपको कल मैंने बताया था। बोर्ड 2013 वाला एक क्वेश्चन लेकर जो त्रिकोणमिति की सरसमीकाओं पर आधारित था और कैसे सिद्ध किया जाता है ये उसके अंदर आपको समझाया गया था। साथ ही मैंने ऊंचाई और दूरी से संबंधित त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन लिया था, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क वाला। तो आशा करता हूँ कि वो आपको समझ में आया होगा, और अगर उसमें कोई त्रुटि कमी रही हो तो आप अपने स्तर पर सुधार कर हमें भी अवगत कराएं, ज़रूर बताएं। आज फिर से आपके लिए एक त्रिकोणमिति का मैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित एक क्वेश्चन आपको बताता हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है। तो 2014 का एक मैं बोर्ड का प्रश्न ले लेता हूं जो 2000 BSER जो 2014 की बोर्ड एग्जाम थी उसके अंदर आया था। तो देखिए क्वेश्चन लेता हूं मैं। पहले क्वेश्चन है, एक मकान है, कितना 10 मीटर ऊंचा मकान, 10 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, मकान के शिखर या चोटी, मकान के शिखर से सामने एक केबल टावर है, उसके शिखर और उसके आधार की बात कर रहे हैं हम। तो 10 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर या मीनार, जैसे केबल टावर होता है, कोई ऊंची मीनार होती है उसकी तरह, तो शिखर से एक टावर के शिखर का या चोटी, शिखर का मतलब चोटी, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन अवनमन कोण आपको कल बताए थे, एक बार और बता दूंगा। उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मकान के शिखर से अगर देखते हैं टावर के शिखर को तो वहां से उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब उस मकान के शिखर से उस टावर के आधार को देके, पैरों को देके, पाद बिंदु को देखें तो अवनमन कोण बनेगा, और वो अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो 60 डिग्री है शिखर का उन्नयन कोण, तथा पाद बिंदु का या पैरों का बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। क्वेश्चन में पूछा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो टावर है उसकी हमें हाइट ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, और ये आया था BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 2014 में लगी थी, उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो ये हमारा बहुत ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक 10 मीटर ऊंचा मकान है, उस मकान की चोटी से अगर हम सामने एक केबल टावर के चोटी को देखते हैं, शिखर को देखते हैं, तो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है। और वहीं से अगर उसके आधार को देखते हैं, टावर के आधार को देखते हैं आंखों से, तो वहाँ पर बनता है क्षैतिज के साथ अवनमन कोण जो है 45 डिग्री का। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप अच्छी तरह से और समझ लो। एक तो मकान खड़ा है और एक केबल टावर खड़ा है। टावर ऊंचा है तभी तो मकान की चोटी से टावर को देखने पर उन्नयन कोण बनेगा। अगर टावर मकान से छोटा होता तो उसको नीचे ही देखना पड़ता और अवनमन कोण बनता। तो यहाँ पर उन्नयन और अवनमन कोण दोनों बन रहे हैं, इसका मतलब टावर मकान से ऊंचा है, जिससे ऊंचाई पर देखेंगे तभी उन्नति करता हुआ कोण बनेगा, जिसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर शिखर से
उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। नीचे आधार को देखते हैं, पाद बिंदु को देखते हैं, पैरों को देखते हैं, तो वो 45 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। और टावर की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको हल करते हैं। देखो हल करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन से संबंधित चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बना के फिर हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल सा डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन में जैसा दे रखा है वहां पर देखो, यहाँ पर दे रखा है 10 मीटर ऊंचा मकान। तो पहले हम एक मकान की ऊंचाई ले लेते हैं। ये ले लिया, मान लेते हैं ये समतल जमीन है या जो भी है आधार है जिस पर मकान टिका होता है, टेबल टावर टिका हुआ होता है, तो ज़्यादातर भूमि मानते हैं जमीन। इस जमीन के ऊपर ये 10 मीटर ऊंचा मकान खड़ा है। ये 10 मीटर, ये मकान का शिखर है, मकान की चोटी है, मकान का टॉप है। यहां से सामने एक केबल टावर खड़ा है। तो मान लेते हैं ये टावर है, केबल टावर है, कोई सा भी टावर मान लो, स्तंभ मान लो, ये टावर है, ये इससे ऊंचा है। अब यहां से देखने पर कौन बन रहे हैं, प्रश्न में कहा है मकान के शिखर से, चोटी से, टॉप से, यहां से इस शिखर को देखते हैं तो ये कोण बन गया। अब देखो कोण कहां बनेगा, क्षैतिज के साथ बनता है। यहां पर आंक है एक प्रकार से, ये आंक है, तो यहां से ये क्षैतिज रेखा हो गई, इस प्रकार से क्षैतिज रेखा। इस क्षैतिज रेखा के साथ उन्नति करता हुआ इस आंक के साथ और क्षैतिज रेखा के साथ ये कोण बताया गया है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री बन रहा है। और अगर इसके पैरों को देखते हैं, आधार को देखते हैं, यहां पर नीचे देखते हैं, तो इस प्रकार से नीचे की तरफ ऐसे देखने पर ये कोण बनेगा क्षैतिज के साथ। ये बताया गया है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री। इस प्रकार से हमारा ये डायग्राम बन गया। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप आराम से चित्र बना सकते हो प्रश्न को पढ़कर। पहले दे रखा है कि ऐसे एक मकान है, ऐसे मान लो मकान, कैसे भी, सिर्फ हमें तो इससे मतलब है, ये ऊंचाई से, इस प्रकार से आप मान लो कुछ भी, ये मकान है, ये खिड़की है, तो ये जो ऊंचाई है इससे मतलब है हमें। यहां से इस चोटी को देखते हैं, ये मीनार की चोटी को या टावर की चोटी को, तो क्षैतिज के साथ ये कोण बन रहा है जो 60 डिग्री है। और यहीं से नीचे की तरफ झांक कर देखते हैं तो नीचे झुकने का मतलब नमन करना, अर्थात अवनमन। तो अवनमन कोण बनेगा जो ये 45 डिग्री है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि दो कोण होते हैं, एक तो उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। अवनमन का मतलब होता है नमन करना, नीचे झुकना, नजरें नीचे झुकाना, तो वो अवनमन हो गया एक प्रकार से। और अगर आंखों को ऊपर उठाते हैं तो उन्नति करना, अर्थात आगे बढ़ना, तो वो हो गया उन्नयन कोण। जैसे ये कोई आंख है मान लेते हैं, यहां से ये क्षैतिज बन गया इसका। अब अगर इस आंख से हम यहां पर इस बिंदु को देखेंगे तो आंख की नजरों को ऊपर उठाना पड़ेगा, और ऊपर उठाते ही यहां पर क्षैतिज के साथ एक कोण बन जाएगा। ये जो कोण है इसे बोलते हैं हम उन्नयन कोण, अर्थात वृद्धि करता हुआ कोण। और अगर नीचे किसी बिंदु को देखते हैं तो इस नजरों को इस प्रकार से नीचे झुकाना पड़ेगा, अर्थात नमन करना पड़ेगा। जैसे नीचे दिखते हैं तो नजरें नीचे होती है, तो ये कहलाता है अवनमन कोण। ये अवनमन कोण हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम यही चित्र बनाएंगे, एक उन्नयन का ऊपर गति करता हुआ, एक नीचे की तरफ। तो ये दो कोण इस प्रकार से आपको बना लेना है, यहाँ पर अवनमन और ये उन्नयन कोण है। अब देखो यहां पर पूछा गया है इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये कितनी है, यहां से लेके यहां तक, या ये जो टावर है या मीनार है, जो भी कुछ आप समझ रहे हो, लेकिन डायग्राम इस प्रकार से बनाना है। तो ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले तो हम इसको नामांकित कर देते हैं, नाम दे देते हैं। मान लेते हैं यहां पर बिंदु N है, ये R बिंदु है, ये
बी बिंदु है, ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है। ये समकोण है, यहाँ पर भी समकोण, क्योंकि मकान हो, मीनार हो या कोई खंबा हो, सबको हम बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा मानकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये 10 मीटर ऊंचा मकान है, यहाँ पर इस मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, तो इन दोनों क्षैतिज रेखाएं ये जा रही है, ये बिल्कुल समांतर रेखा है। ये यहां से कहीं तक भी हम नापे वो हर जगह 10 मीटर ही रहेगी, तो इसको हम यहां पर ले आते हैं। यहां पर ये देखिए, ये जो R से लेकर C तक की दूरी है ये भी 10 मीटर हुई, मकान की ऊंचाई के बराबर। यहां पर जैसे मैं यहां पर जितना मीटर ऊंचा हूं, अगर मैं आगे चला जाऊंगा ऐसे तो वहां पर भी उतना ही रहूंगा, क्योंकि ऊंचाई कम ज्यादा नहीं हो रही है, बिल्कुल समांतर रेखा में चलूंगा। उसी प्रकार से मकान के ये जो आधार है और शीर्ष है उनके साथ दो समांतर रेखाएं खींचेंगे तो उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, क्योंकि समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बराबर रहती है। तो ये यहां पर भी 10 मीटर की हुई, तो यहां पर RC बराबर हो गई 10 मीटर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखो, ये जो कोण है ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और अभी अभी मैंने बताया कि ये BR रेखा और CD रेखा, अर्थात ये दोनों रेखा क्या है, समांतर। और समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है, जैसे यहां पर ये BC रेखा तिर्यक रेखा हो गई, ये दोनों समांतर रेखा हो गई, इन दोनों समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, एक ही अंतर से बने कोण कहलाते हैं, और ये एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन हुआ, ये कोण आया इसके बराबर, क्योंकि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाता है, जो पहले भी कक्षाओं में बहुत समझाया हुआ है। तो यहां पर हम इसको 45 डिग्री कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आपका और भी इजी हो गया। अब देखिए ये 45, ये 45, तो ये जो त्रिभुज BDC है, ये BDC जो त्रिभुज है इसके अंदर आपको एक कोण मिल गया 45 डिग्री का, साथ ही साथ लंबवत रेखा दी हुई है, क्योंकि ये कोण है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब रेखा कहलाएगी या ये लंब बन जाएगा। अब बचा ये आधार, ये आधार हम ज्ञात करेंगे, और ये आधार जितना है उतना ही देखो BR समांतर रेखाओं को, ये रेखा भी तो लंबवत काट रही है ना, तो दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी, तो ये BR और ये जो CD या DC रेखा है ये आपस में बराबर होगी। अब हमें ये DC रेखा का पता करना है कि ये कितना माप है। अगर हम ये ज्ञात कर लेते हैं तो फिर BR रेखा भी आ जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल सेम टू सेम है, बराबर है। और जब ये आ जाएगी तो हम ऊपर वाले इस त्रिभुज के अंदर पहुंच जाएंगे। ये जो त्रिभुज है आपका जो NRB ऊपर, इसके अंदर हम एंटर कर जाएंगे और इसके अंदर हमें NR का मान मिल जाएगा। तो ध्यान दो, यहां पर आपके पास दो तरीके हैं इस माप को ज्ञात करने के, जो दोनों ही बिल्कुल इजी है। यहां पर एक तो बिल्कुल सीधा सरल सही आपके पास तरीका है कि ये कोण 45 डिग्री का है और ये आपको पता है 90 डिग्री है, हमेशा ये 90 रहता है, लंबवत रेखा खड़ी है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये कोण कितना बचा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। 180 में 90 और 45 को अगर जोड़ दें तो, और जोड़कर 180 में घटा दें तो इसके लिए कोण बचेगा, कोण का मान बचेगा 45 डिग्री। तो ये भी कितना आया, 45 डिग्री। यह सीधी सी बात है। ये जो त्रिभुज BDC है इसके अंदर दो कोण बराबर है, ये कोण भी 45 डिग्री है और ये कोण भी 45 डिग्री है। और आप जानते हो अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हों तो उन बराबर कोणों को बनाने वाली भुजा भी हमेशा बराबर होती है। कहने का मतलब ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वही समद्विबाहु त्रिभुज होता है, या दो कोण बराबर होते हैं वो भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो आप बिना त्रिकोणमिति की सहायता लिए भी इस DC रेखा को ज्ञात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जितनी ये रेखा है उतनी ही ये रेखा है, क्योंकि दोनों कोण बराबर तो ये दोनों रेखा भी बराबर, अर्थात ये भी 10 मीटर ही होगी। ये आप कोण के हिसाब से डायरेक्टली समद्विबाहु त्रिभुज के हिसाब से ज्ञात कर सकते हो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम त्रिकोणमिति की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कैसे। त्रिकोणमिति में मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों न्यून कोणों में से एक न्यून कोण दिया जाए
और एक भुजा का माप दे दिया जाए तीनों भुजाओं में से, तो हम बाकी की भुजाएं आसानी से आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर मिला हुआ है, एक माप दिया हुआ है 10 मीटर लंबवत रेखा और एक कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, तो हम त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। देखो यहाँ पर त्रिभुज BDC, ये जो समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है BDC, इसके अंदर हमें लंब रेखा दी हुई है, अर्थात लंब दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है क्या, आधार। और लंब और आधार का अनुपात आप जानते हो इस ट्रिक के अनुसार LA/L बटेवे K/A। लंब और आधार का अनुपात पाया जाता है tan में या कोट में, तो हम tan यहां पर ले सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, साइन कॉस सेक और कोसेक को हम छोड़ रहे हैं, सिर्फ tan ही क्यों ले रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, बाकी को मैं नहीं ले रहा। tan को ही क्यों ले रहा हूं, इसलिए कि यहां पर लंब रेखा दी हुई है और हमें आधार ज्ञात करना है, और लंब और आधार का अनुपात tan या कोट में होता है, तो इसलिए मैं tan ले रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो tan कितना लेता हूं, 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है वो आप जानते हो। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी टेबल थी, सारणी थी अनुपातों वाली, उसके अंदर tan 45 का मान आप देखोगे, जो मैंने बता दिया अच्छी तरह से, तो उसमें होता है 1 या 1/1, तो ये tan 45 का मान 1 हो गया। अब हम tan का अनुपात रखते हैं और भुजाओं का नाम लिखते हैं। tan का मतलब होता है लंब बटेवे आधार, लंब यहां पर चित्र अनुसार क्या है, BD, तो ये BD अनुपात आधार क्या है, CD, ये CD बराबर 1/1 अब हम BD और इनका माप रखते हैं। BD का मतलब ये लंब रेखा कितनी दी हुई है, मकान की ऊंचाई जो 10 मीटर दी हुई थी, तो ये 10 मीटर बटेवे CD जो यहां पर हमें ज्ञात करनी है, ये है 1/1 के अनुपात के बराबर। इसको हम वज्र गुणा करेंगे या CD को इधर ले जाएंगे तो बटेवे से इधर आकर भाग से आकर गुणा हो जाएगी, तो CD एकम CD बराबर 10 मीटर एकम 10 मीटर, तो ये नीचे वाले आधार का माप आ गया, ये 10 मीटर आ गया। अब जब ये 10 मीटर आ गया तो यहां पर CD और BR बराबर है, CD बराबर BR है, चूंकि CD बराबर BR है, ये दोनों रेखा समांतर है तो दोनों की बीच की दूरी बराबर होगी। दो अगर खंबे खड़े हो तो उनके बीच की दूरी हर जगह बराबर रहेगी। जैसे मकान की दोनों दीवारें खड़ी हैं तो आप चाहे फर्श में से बीच की दूरी मापो या फिर छत में से, छत के बराबर मापो, आप दोनों की दूरी बराबर होगी। तो ये और ये बराबर है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 10 मीटर, ये 10 मीटर आ गई। आपको बताया था मैंने ये 10 मीटर है ही, जो पहले यहां पर आपको समझा दिया, अर्थात मकान की ऊंचाई हर जगह बराबर रहेगी, तो BD बराबर RC, ये भी बराबर है, इसलिए मैंने यहां पर 10 मीटर लिख रखा है। अब हम ये 10 मीटर ज्ञात करके इसकी सहायता से ये बताने के बाद आ गए इस समकोण त्रिभुज के अंदर। यहां पर देखो ये समकोण त्रिभुज जो है NRB, इसके अंदर हमें NR ज्ञात करना है। अगर हम ये ज्ञात कर लेते हैं तो 10 मीटर नीचे से और ये दोनों जोड़ देते ही जो टॉवर है उसकी पूरी ऊंचाई आ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है कि ये माप निकाल कर ही छोड़ दें, हमें 10 मीटर जोड़ना भी है, तभी ये पूरी ऊंचाई आएगी, जो मान लेते हैं H है ये। तो एंटर कर गए हम त्रिभुज NRB के अंदर, और इसके अंदर अब आपको ध्यान देना है तीनों भुजाओं में कौन सी भुजा दी हुई है और कौन सी भुजा हमें ज्ञात करनी है, हमें उनका अनुपात जोड़ना है। तो देखो कौन सी भुजा दी हुई है यह हमने ज्ञात कर ली, आधार हमने ज्ञात कर लिया, आधार अभी 10 मीटर निकाला है, और इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब है, ये हमें ज्ञात करना है। तो लंब और आधार का अनुपात हमें जोड़ना है, और लंब और आधार का अनुपात tan में या कोट में होता है। तो हम इस समकोण त्रिभुज के अंदर कोट ले लेते हैं, अब की बार
तो देखो समकोण त्रिभुज NRB जो मैंने छायांकित कर रखा है, ये इसके अंदर देखिए आप NRB, इसके अंदर लंब और आधार का अनुपात जोड़ेंगे तो लंब और आधार का अनुपात होता है कोट में या टेन में। तो कोट ले लेता हूं मैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेन ले लो चाहे कोट ले लो। कोट कितना डिग्री लेना है, जो यहां पर चित्र के अंदर दिया हुआ है, कोट 60 डिग्री बराबर। अब कोट 60 डिग्री बराबर क्या होता है, आपको वो पहले मैंने तीसरी वीडियो में बताया था, सारणी बनाकर इसके अंदर मान रखने में मैंने ध्यान नहीं दिया था, मिस्टेक भी हो गई थी। तो वो है 1/√3 tan 60 का व्यतिक्रम। tan 60 होता है √3/1, तो कोट होता है tan 60 का व्यतिक्रम, अंश का हर और हर का अंश, तो अर्थात √3/1 का 1/√3 कोट 60 होता है। तो ये 1/√3 हो गया कोट 60 डिग्री का मान। तो यहां पर भी वो आपके त्रिकोणमिति के अनुपात वाली सारणी काम में आ रही है। अब हम यहां पर कोट का मतलब क्या होता है वो देखो। कोट का मतलब होता है आधार बटे लंब, आधार बटे वे लंब। तो ये आधार अनुपात लंब बराबर 1/√3 हो गया। अब हम इनका माप रखते हैं। देखो इस समकोण त्रिभुज के अंदर आधार क्या है, BR। तो ये BR आधार और बटे लंब, आधार बटे लंब। लंब कितना है, कोण के सामने वाली भुजा, ये लंब है इसके अंदर, ये कोण दिया हुआ है तो ये लंब होगी, इसका नाम है NR। तो ये NR हो गया बराबर 1/√3 वाला अनुपात लेना है। तो ये 1/√3। अब देखिए यहां पर जो BR रेखा है वो हमने निकाली थी अभी 10 मीटर है, तो यहां पर हम 10 मीटर रख देते हैं। तो ये 10 मीटर बटे वे NR, जिसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको NR ही रहने देते हैं, बराबर 1/√3। अब हम इस प्रकार से वज्र गुणा करेंगे, या फिर NR का भाग लग रहा है, अगर इसको इधर ले जाएं तो 1 से गुणा होगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। तो ये देखिए NR एकम NR, NR = 10√3 हो गया। तो ये 10/√3 मीटर हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा हो गए। यहाँ पर गुणा का निशान है, या न माने तो भी गुणा होगा। तो यहाँ पर ये आ गया 10/√3, ये रेखा NR रेखा आ गई 10/√3। अब कुछ छात्र क्या करते हैं, बस NR का मान आया और यही मानकर आंसर लगा देते हैं, जबकि क्वेश्चन के अंदर देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टॉवर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या टावर यहां से यहां तक का ही है, नीचे नहीं है, नीचे है, यहां से लेकर ये पूरी ऊंचाई टावर की ये है। तो इसके अंदर तो ये दोनों मिले हुए हैं, इन दोनों को जोड़ना जरूरी है। तो यहां पर लिखेंगे हम टावर की कुल ऊंचाई बराबर है NR + RC। और अब यहां पर हम मान रखते हैं NR अभी निकाली मैंने, 10/√3 प्लस ये RC मकान की ऊंचाई के बराबर है, अर्थात 10 मीटर। तो ये 10 और ऊंचाई आ गई 10/√ + 10, या दोनों के अंदर 10 कॉमन है, अगर आप चाहो तो कॉमन ले लो। तो ये 10 कोष्टक के बाहर आ जाएगा, यहां पर बचेगा √3 और यहां पर बचेगा 1, ये आ जाएगा। NCERT के नियम के अनुसार बस यहीं पर आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम √3 का मान रख दें तो ये आगे भी सरल हो सकता है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कोर्स में ऐसा किया जाता है। बाकी NCERT के कोर्स में यहीं पर फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है और इसका पूरा वर्गमूल कभी भी नहीं निकलता है, हम सिर्फ लगभग वर्गमूल ही निकालते हैं। तो वो लगभग मान मैं आपको बता देता हूं। देखो टावर की ऊंचाई बराबर 10 गुणा √3 का मान होता है 1.732 लगभग प्लस 1, और अब हम जोड़ लेंगे 10 गुणा
1.732 और एक 2 पॉइंट हो जाएंगे, अर्थात 2.732 मीटर लगभग भी लगाना जरूरी है, क्योंकि √3 का वास्तविक पूरा मान नहीं है। अब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 मतलब यहां से यहां पर चला जाएगा, एक अंक पीछे हो जाएगा, क्योंकि 10 के अंदर एक जीरो है। तो ये हो जाएगा 27.32 मीटर, ये उत्तर आ गया। तो अतः टावर की ऊंचाई कितनी हुई? 27.32 मीटर लगभग, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप जब उत्तर लिखोगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर समझा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन हमने किस प्रकार से सरल किया। एक 10 मीटर ऊंचा मकान था, उसके सामने एक मीनार खड़ी थी जो मकान से ऊंची थी। मीनार के शिखर को हम मकान के शिखर से देखते हैं, तो मकान के शिखर से जो आधार रेखा है वो और ये जो रेखा है, इनके बीच जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री बनता है। फिर मकान के शिखर से उस जो मीनार खड़ी है उसके पैरों को देखते हैं हम, उसके आधार को देखते हैं, तो नीचे झुकाना पड़ता है नजरों को। इसका मतलब वहाँ पर अवनमन कोण बनेगा क्षैतिज से, तो वो बन रहा है 45 डिग्री। और जब वो 45 डिग्री बनता है यहाँ पर, तो दोनों रेखा मकान और ये जो मीनार है इनके बीच में दोनों रेखाएं हैं, ये समांतर रेखा है, और समांतर रेखाओं को जब तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों 45। अब यहाँ पर आते हैं, ये 45 है तो ये भी 45 बचा। तो ये जो त्रिभुज है BDC, इसके दो कोण बराबर हुए, दोनों कोण बराबर, तो आधार और लंब भी क्या होंगे? बराबर। तो ये रेखा भी क्या आ गई? मकान की ऊंचाई के बराबर, जो 10 मीटर है। जब ये 10 मीटर आ गई तो यहाँ पर ये भी 10 मीटर होगी, क्योंकि बीच की दूरी बराबर होती है। और ये 10 मीटर आ गई तो आपका जो त्रिभुज है NRB, इसमें के अंदर हमें एक भुजा मिल गई, एक भुजा हमें ज्ञात करनी है, जबकि कोण दिया हुआ है, तो कोण और भुजा के आधार पर हम दूसरी भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमें आधार मिल गया, लंब ज्ञात करना है। आधार और लंब का अनुपात tan या कोट में होता है, मैंने यहाँ पर कोट का अनुपात लेकर ये लंब रेखा यहाँ से यहाँ तक की रेखा ज्ञात की, जो 10√3 है। तो ये 10√3 और ये 10 मीटर मकान की ऊंचाई के बराबर, ये दोनों मिलकर पूरी टावर की ऊंचाई हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा तो इन दोनों में 10 कॉमन है, 10 कॉमन ले लिया बाहर कोष्टक के गुणा में, और अंदर रह गया √3 और यहाँ पर 1, ये 10 एकम 10 है, 1 है तो ये 1 रह गया वहाँ पर। तो 10 गुणा √3 + 1, ये मीनार की ऊंचाई आ गई। अगर हम √3 का मान रखें तो होता है 1.732 लगभग, वो यहाँ पर हम रख सकते हैं। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि चूंकि √3 बराबर 1.732 ये मान होता है इसका, तो ये रखा यहाँ पर, और एक को इसमें और जोड़ा तो 1.732 और एक 2.732, जो 10 से गुणा है, 10 से गुणा करेंगे तो 10 मतलब यहाँ से एक अंक खिसक कर यहाँ पर चला जाएगा, जो यहाँ पर लगा दिया मैंने। तो ये 27.32 मीटर मीनार की ऊंचाई हो गई। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बार बार अभ्यास करना, तैयार करना, जितना हो सके उसमें उतना समझने की कोशिश करना। अगर आप ये डायग्राम बनाना भी सीख जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, आगे आप ये हल करना भी सीख जाओगे। तो जितना हो सके उतनी कोशिश करना। अब मैं कल की तरह ही एक सरल समीकरण वाला क्वेश्चन और लेकर आपको बता देता हूं, सिद्ध करने वाला। तो आप इस क्वेश्चन को उतार लेना और हल करना, स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर देख देख के हल करना। अगर कोई मिस्टेक हो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से हमें अवगत कराना, बताना और खुद भी उस त्रुटि को अपने स्तर पर सुधार कर सही ढंग से याद करना, क्योंकि गलती हो सकती है, गलती किसी के भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि अध्यापक है वो गलती नहीं करेंगे, छात्र करेंगे, किसी से भी हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेन पॉइंट होता है समझ में आना, कि आपके ये कितना समझ में आ रहा है। फिर मान तो हमेशा बदलते रहते हैं क्वेश्चनों के अंदर, कोई जरूरी थोड़ी कि यही मान आएगा, 60 डिग्री आएगा या 45 डिग्री आएगा, या मकान 10 मीटर ऊंचाई हो, 8 मीटर ऊंचा भी हो सकता है, 12 मीटर ऊंचा भी हो सकता है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा। तो लेकिन मेन बात है क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। बोर्ड में आएगा तो क्या पता किस प्रकार से माप उसमें दिए हुए होंगे, तो आपके लिए क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है, तो वो आप ध्यान रखना। अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूं और दूसरा क्वेश्चन लेता हूं जो बोर्ड 2015 में आया हुआ था। तो देखिए, सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन आया था बोर्ड के अंदर, और 2015 का नाम लेते ही कुछ छात्र समझ गए होंगे
कि 2015 में त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन गलत प्रिंट होने के कारण गलत छप गया था और गलत छपने के कारण छात्रों को उसमें बोनस अंक भी दिया गया था। तो उस क्वेश्चन को मैं लेकर आता हूँ। बहुत सारे छात्रों को उसका पता भी है, जो मैंने पहले भी बता दिया था 9th क्लास के अंदर। एक बार उसको और अच्छी तरह से मैं स्पष्ट कर देता हूँ। तो देखिए बोर्ड 2015 में क्वेश्चन आया था, जो गलत छपा था वो था 1 माइनस tan a बटे वे 1 माइनस cot a। समझ गए होंगे। बोर्ड में यहाँ पर जो नीचे कोट है वहाँ पर क्या छप गया था, प्लस की जगह, ये माइनस की जगह प्लस छप गया था। तो इस प्रकार से इसका होल स्क्वायर था, बराबर यहाँ पर था tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि 1 माइनस tan a बटे वे 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। जबकि बोर्ड में ये इस प्रकार से छप कर आया था 1 माइनस tan a बटे वे 1 प्लस cot a और इसका होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a था। तो यहाँ पर प्लस नहीं आएगा। अगर यहाँ पर प्लस आता है तो ये सिद्ध नहीं होता है, लेकिन मिस प्रिंटिंग के कारण ऐसा हो जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं होता है। बहुत सालों में ऐसा कभी एक बार होता है। तो आपको ध्यान रखना, आपके पुराने बोर्ड के पेपरों के अंदर 2015 के अंदर यहाँ पर प्लस मिलेगा, तो आप इसको माइनस करके हल करना, जिससे कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्लस ले लोगे तो प्लस के हिसाब से तो आप इसको कभी सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो चलो करते हैं इसको सिद्ध। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये तो BSER 2015 में आया था, ऐसा आया था, ध्यान रखना, ऐसा नहीं, ये तो मैं सही करके आपको बता रहा हूं। लेकिन आपके पुस्तक के अंदर है, किताब के अंदर है, सिद्ध कीजिए कि अर्थात इसके 2 पक्ष नहीं 3 पक्ष है, एक पक्ष और है, और वो है 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे वे 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर, फिर ये यहां से स्टार्ट होता है, ये है 1 माइनस tan a बटे वे 1 माइनस cot a और इसका होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a। ये है आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर, जो शायद उदाहरणों के अंदर आपको मिल जाएगा। तो हम इसको ही सिद्ध कर देते हैं, जिसके अंदर ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो यहां से ही शुरू हो रहा है। ये दोनों पक्ष, ये बोर्ड में तो ये दोनों पक्ष दिए थे जो गलत छपा था, तो हम तीनों को ले लेते हैं। तीनों पक्षों को किस प्रकार से सिद्ध करें ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखो 3 पक्ष है, इनका नाम है, एक तो इधर वाला पक्ष और एक इधर वाला, इसे बोलते हैं बाएं साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, और इधर वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS, और जो बीच में बच गया वो मध्य पक्ष या MHS भी इसको कह सकते हैं। तो लेते हैं हम पहले LHS। LHS है 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे वे 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये ले लेते हैं और अब इसको सिद्ध करते हैं। आपके पास ऑप्शन है tan का और cot का मान बदलना। tan बराबर होता है sin बटे वे cos, sin बटे cos बराबर tan होता है, और अगर इसके मान का व्युत्क्रम क्रम कर दे तो वो cot का बन जाता है, जैसा हम सारणी के अंदर भी सीखे थे। तो cos बटे sin हो जाएगा cot का। तो यहाँ पर मैं निर्देश दे देता हूँ, चूंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और
कोट थीटा बराबर होता है कोस बटे साइन, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये जो दो सूचनाएं, इनके माध्यम से हम इन दोनों का मान चेंज कर देंगे। यहाँ पर इस कोष्टक के बाहर कोई घात नहीं है, तो आप चाहो तो इस कोष्टक को न लिखो तो भी चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिना कोष्टक के, 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन का मतलब होता है साइन ए बटे वे कॉस ए, क्योंकि यहाँ पर ए तो ए ही रखना है, थीटा नहीं रखना है। और इसको भी भिन्न बना लेता हूँ, ये 1 बटे 1 कर लेता हूँ और फिर बटे में आ जाते हैं। नीचे देखो 1 या 1 बटे 1 प्लस कोट का मतलब होता है कोस बटे साइन, तो ये कॉस ए बटे वे साइन। अब देखो मैंने ये मान तो रख दिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। मैंने यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया, तो आप यहाँ पर स्क्वायर लगाओगे, जो स्क्वायर दे रखा है। तो ये साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर और नीचे कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। अब ये भिन्न के रूप में आ गए, एक अनुपात के रूप में आ गए और हमें इनको जोड़ना है। पहले अंशों के अंदर लघुत्तम लेके जोड़ते हैं। देखो 1 का और कॉस स्क्वायर का लेस्सर लघुत्तम होगा कॉस स्क्वायर ए, सेम, क्योंकि कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर का भाग जाता है और 1 का भी जाता है। लेस्सर लेने के बाद हम हर का भाग देते हैं, 1 का भाग देंगे कॉस स्क्वायर में तो कॉस स्क्वायर बार जाएगा, उसको अंश से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर है ऐसे कैसे, तो अंश भी वैसे ही रहेगा, ये साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ऐसे कैसे, तो ये सरल हो गया। नीचे आते हैं, बटे के नीचे देखो इन दोनों बिंदुओं का लघुत्तम है साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर में 1 और साइन स्क्वायर दोनों का भाग जाता है, तो ये साइन स्क्वायर ए, 1 का भाग देंगे साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ऐसे कैसे, तो ये कॉस स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इस भिन्न में इस भिन्न का भाग लग रहा है, तो नीचे वाले भिन्न को हम गुणा में ले लेंगे, जिससे सरल करने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऊपर है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और बटे में है कॉस स्क्वायर ए, बटे में है कॉस स्क्वायर ए। इसको इस प्रकार से करते हैं तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा गुणा में, ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर और बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर हम कोष्टक लगा देंगे इसके भी और इसके भी, क्योंकि दो संख्याएं हैं गुणा में हो रही है। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो इससे ये क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा और बच जाएगा साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। और अगर आप ऐसे नहीं काटते हो तो आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 रख देंगे हम, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1 रखने पर ये 1 रहेगा, तो 1 गुणा साइन स्क्वायर ए बटे हुए नीचे कॉस स्क्वायर ए गुणा 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं है गुणा होने से, या कट गया, बचा साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। तो आ गया यहाँ पर, ऊपर तो है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और आप जानते हो साइन बटे कॉस का मतलब टेन होता है, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर होगा, अर्थात यहाँ पर घात नहीं है तो इनके भी घात नहीं है। अगर साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर को हो तो ये टेन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया टेन स्क्वायर ए, जो ये पक्ष आ गया टेन स्क्वायर ये आ गया, तो ये दोनों पक्ष तो बराबर हो गए। अब लेते हैं हम MHS को, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में वैसे आया था, तो हम MHS को लेते हैं। देखो MHS जो मीडियम हैंड साइड वाला है, मध्य में है, वो पक्ष है आपका 1 माइनस टेन ए बटे वे 1 माइनस कॉट ए, और फिर इसका होल स्क्वायर है। अंदर हम वही साइन कॉस इनका मान चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पर बता रखा है मैंने 1 बटे वे 1 माइनस टेन का मतलब होता है साइन बटे वे कॉस, तो ये साइन ए बटे वे कॉस ए, और बटे वे के अंदर और आते हैं हम, तो
नीचे देखो 1/1 माइनस कॉट, कॉट का मतलब होता है tan का व्युत्क्रम, और वो है cos A बटे sin A जो यहाँ पर बता रखा है। अब देखिए इनका होल स्क्वायर है बाहर, तो स्क्वायर करना है। अब हम अंदर सरल करते हैं लघुत्तम लैसे लेकर, ये भिन्न हो गई, cos 1 का लैसे हो गया cos A, 1 का भाग cos में दिया, cos बाहर गया, cos का 1 चुना गया तो ये cos A माइनस माइनस cos का cos तो ये sin का sin, बटे में आते हैं, बटे में sin और 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा sin A, sin में 1 का भाग देंगे, sin बाहर जाएगा, sin को 1 से गुणा करेंगे तो ये sin A आ जाएगा, आगे निशान माइनस तो माइनस रख देंगे, sin का sin तो ये cos भी ऐसे के ऐसे। और अब ध्यान रखना है ये बाहर स्क्वायर है तो ऐसे पूरे के हम क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब अंदर सरल कर लेंगे कोष्टक के अंदर ही, देखो वही गुणा में ले लेते हैं, भाग में है तो ये हो जाएगा cos A माइनस sin A बटे वे cos A गुणा ये आएगा ऐसे तो ये ऊपर चला जाएगा sin A बटे वे sin माइनस cos, sin A माइनस cos A, कोष्टक लगा देते हैं इस प्रकार से, और ये होल स्क्वायर भी लगा देते हैं, बाहर होल स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर cos माइनस साइन है, यहाँ पर sin माइनस cos है। कुछ छात्र क्या करते हैं इसको डायरेक्टली काट देते हैं, ये आपस में समान नहीं है, ये कट नहीं सकते। ऊपर cos माइनस साइन है, नीचे भी cos माइनस साइन हो तो ही कटेगा, या नीचे sin माइनस cos है, अगर यहाँ पर भी sin माइनस cos हो तो काट सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर तो cos माइनस साइन है और यहाँ पर sin माइनस cos है तो ये सेम नहीं है, हमें इनको समान करना जरूरी है पहले। कुछ छात्र ये देख लेते हैं कि sin बटे cos है और होल स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, इनको काट दें, तो ऐसे सीधे काट दोगे तो गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक में माइनस को कॉमन लेंगे तब ये दोनों ऊपर नीचे बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ऊपर वाले यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी ले लो, यहीं पर ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, तुम्हारी इच्छा के अनुसार। देखो यहाँ पर माइनस का एक कॉमन लेंगे, एक ऐसे, तो कोष्टक में बचेगा ये cos तो माइनस का और ये जो माइनस वाला है वो प्लस का, तो साइन हो जाएगा प्लस का और cos हो जाएगा माइनस का। तो पहले मैं साइन को लिख देता हूँ क्योंकि ये प्लस का है, तो ये sin A, और जो cos प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का cos A, ये माइनस का cos A आ रहा है समझ में, बटे में है cos A, ये cos A, और साथ में गुणा में है sin A, तो ये गुणा में कर देते हैं हम sin A। नीचे देखें तो गुणा, ये गुणा, इसमें कॉमन नहीं लेना है, नहीं तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक नहीं लेना है दोनों में से किसी एक में कॉमन, तो ये sin माइनस cos है, ये sin A माइनस cos A। अब देखिए ऊपर इस माइनस 1 को छोड़कर sin A माइनस cos A, 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 दोनों आपस में क्या हो गए कट गए, और बचा माइनस का 1 गुणा sin A, यहाँ पर बचा माइनस 1 गुणा sin A, ये स्क्वायर का ध्यान रखना, ये मत भूल जाना, होल स्क्वायर है हर जगह, बटे में आते हैं तो बचा cos A, ये cos A और इसका होल स्क्वायर, ये माइनस का sin A हो गया 1 से गुणा होने पर, तो माइनस का sin A बटे हुए प्लस का cos A और ये होल स्क्वायर। अब हम वर्ग करते हैं, माइनस sin A का वर्ग करेंगे, वर्ग कोई सी संख्या का करो, चाहे प्लस वाली चाहे माइनस वाली, हमेशा प्लस में मान आता है, पॉजिटिव मान आता है, तो यहाँ पर माइनस sin A का वर्ग होगा प्लस का sin स्क्वायर A, प्लस हो जाएगा ये, और बटे में हो जाएगा cos स्क्वायर A, और sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर का मतलब आप जानते हो tan स्क्वायर होता है, ये जो पक्ष आया था, तो यहाँ पर ये हो गया tan स्क्वायर A, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसका मतलब RHS बराबर भी LHS और MHS बराबर भी RHS, तो यहाँ पर कहता है LHS बराबर MHS बराबर
राइट हैंड साइड RHS इति सिद्धम। तो ये था बोर्ड 2015 वाला क्वेश्चन। अब देखिए बोर्ड में ये आया यहां पर 1 - tan a बटे 1 + cot a, अर्थात यहां पर प्लस छप गया गलती से प्रिंट करने से, यहां पर माइनस आना चाहिए था लेकिन बोर्ड में प्लस छप गया, ऐसा आना चाहिए था लेकिन यहां पर प्लस छपने के कारण ये अब सिद्ध नहीं होता है, ये सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात tan स्क्वायर नहीं आ सकता किसी भी हाल के अंदर। हालांकि जब बोर्ड में आया था तो कुछ अध्यापकों ने या छात्रों ने माइनस ये प्लस लेकर भी इसको सिद्ध कर दिया था और मान बैठे थे कि ये तो सही हो गया हमारा, लेकिन ऐसा गलत है। यहाँ पर प्लस से ये सिद्ध नहीं होगा, tan स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये गलत ही था और बोर्ड ने भी इसको गलत ही माना और गलत मानकर छात्रों को 3 अंक बोनस के दे दिए। और बहुत अच्छी बात हुई कि जो कमज़ोर छात्र थे उनके लिए तो ये 3 नंबर आराम से मिल गए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड के अंदर कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप अटेंड नहीं करोगे तो शायद हो सकता है आपको किसी गलत क्वेश्चन के बोनस अंक न मिले, तो छोड़ने की आपको गलती नहीं करनी। आपको जिस हिसाब से जितना आ सके उतना अपने मन से करना चाहिए। तो ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2015 की एग्जाम में आया था बोर्ड में, जो मैंने आपको यहाँ पर सिद्ध करके बताया, एक बार मैं और बता देता हूँ। क्वेश्चन था दर्शाइए, सिद्ध कीजिए कि 1 - tan a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे ले लें किताब के अनुसार कि 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर बराबर 1 - tan a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। तो ये दोनों सेम ही है, एक प्रकार से ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है इसमें। ये पक्ष और जोड़ दिया गया, तो ये तीनों पक्ष होने पर हम इस पक्ष को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ये है 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर, और tan का और cot का मान रखते हैं। tan बराबर होता है sin बटे cos और cot बराबर होता है cos बटे sin। तो 1 बटे 1 प्लस प्लस, क्योंकि ये भिन्न बन जाएंगी, ये भी भिन्न बन जाएंगी तो डबल भिन्न हो जाएगी। तो 1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब होता है sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ पर स्क्वायर है इसके तो इनके भी स्क्वायर हो जाएगा, लगा देंगे। 3 घात है तो 3 घात हो जाएगी, 4 5 कितनी भी हो सेम टू सेम होगा। तो यहाँ पर sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर हो गया। नीचे आते हैं तो नीचे 1 + 1 या 1 बटे 1 प्लस cot स्क्वायर, cot का मतलब होता है cos बटे sin, tan का व्युत्क्रम, अंश हर और हर अंश बन जाए वो, तो ये cos बटे sin होता है और इसके स्क्वायर है तो cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर हो गया। अब ऊपर अंश में जो दो भिन्न है इनका लघुत्तम लेते हैं तो इनका लघुत्तम आएगा cos स्क्वायर। cos स्क्वायर में 1 का भाग देंगे तो cos स्क्वायर बाहर जाएगा, cos स्क्वायर को अंश 1 से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर एकम cos स्क्वायर, प्लस है प्लस लगा दिया, cos स्क्वायर ऐसे कैसे है तो sin स्क्वायर भी ऐसे कैसे रह जाएगा। बटे में आते हैं तो 1 और sin स्क्वायर का लघुत्तम होगा sin स्क्वायर, और अगर 1 का भाग sin स्क्वायर में देते हैं तो वो जाएगा sin स्क्वायर बार, और sin स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर ही आएगा। ये प्लस प्लस sin स्क्वायर है ऐसे कैसे, वैसे भी वैसे कैसे, तो अंश भी ऐसे ही रहेगा cos स्क्वायर। तो ये हो गया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर। इस भिन्न में इस भिन्न का भाग देंगे तो ये गुणा में आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी, sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये सेम टू सेम हो गया, चाहो तो काट सकते हो, या आप समझदार हो, सरसमीका है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, 1 1 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ये 1 1 लिख दिया, तो ये sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर हो गया, और sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर का मतलब आप जानते हो tan स्क्वायर होता है। अब लेते हैं हम MHS पक्ष है 1 - tan a बटे 1 - cot a, और इसका होल स्क्वायर है, वही tan का मतलब sin बटे cos और cot का मतलब cos बटे sin, ये रख दिया। ये दो भिन्ने बन गए, इनका लघुत्तम लेते हैं तो वही cos आता है, 1 का बाद देते हैं cos बार, cos गुणा किया माइनस sin का sin, बटे में देखो तो यहाँ पर इनका लघुत्तम होगा sin, इन दोनों का लघुत्तम sin आएगा, sin में 1 का भाग देंगे sin बार जाएगा, sin से गुणा करेंगे तो sin आ जाएगा, माइनस माइनस sin ऐसे कैसे है तो अंश भी ऐसे ही रहेगा cos। अब इस भिन्न में इस भिन्न का भाग लग रहा है, कोष्टक के अंदर हम इसको पलट देते हैं और गुणा में ले आते हैं यहाँ पर, तो अंश हर और हर अंश बन जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, नीचे साइन माइनस कोस, ऊपर है कोस माइनस साइन, ये दोनों सेम नहीं है, इनको समान करना जरूरी है, नहीं तो ये कट नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम एक माइनस का एक कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस का एक कॉमन लिया तो ऊपर भी साइन माइनस कॉस और नीचे भी साइन माइनस कॉस, जिससे दोनों कट जाएंगे और अंश में बचेगा 1 गुणा माइनस का साइन ए बटे हुए कॉस ए।
अब यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस वाला जो एक है वो प्लस में हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर जो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर का मतलब होता है टेन स्क्वायर जो आपको बताया है। तो ये इस प्रकार से त्रिकोणमिति की जो सरसमीका थी वो सिद्ध हो गई, जो बोर्ड 2015 में आया था, ये क्वेश्चन 3 नंबर का। तो आशा करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझोगे और अच्छी तरह से तैयार करोगे। और ये जो हमारा ऑनलाइन चैनल है विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, उसको आप लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि लाइक करने से आपको जो सूचनाएं हैं वो वीडियो अपलोड करते ही समय पर मिल जाती है, और उसके साथ आप सब्सक्राइब करोगे तो इसकी जो जानकारी है वो समय समय पर आपको मिलती रहेगी। और अगर कोई त्रुटि हो, किसी क्वेश्चन में कोई आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो, जितना हो सकेंगे हम उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।